हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करेंगे वो टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर, और ये चैप्टर 4 से रिलेटेड है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है और पावर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर को। तो बच्चों देखिए, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्क के बारे में। तो वर्क होता क्या है? आप लोग सुने होंगे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ना भी एक वर्क हो गया, चिल्लाना भी एक वर्क हो गया, खाना भी एक वर्क हो गया। लेकिन वो जो होता है मेंटल वर्क और फिजिकल वर्क, वो भी वर्क होता है। जनरल हम लोग जो भाषा में बोलते हैं कि हम लोग वर्क किए, काम किए, लेकिन जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या है, बोले हम काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? पढ़ाई का काम कर रहे हैं। खाना भी एक काम हो गया। लेकिन वो फिजिकल और मेंटल जो वर्क होता है वो डेली सेंस में होता है, जो हम लोग डेली बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वर्क है साइंस के लैंग्वेज में, फिजिक्स के लैंग्वेज में, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए कोई ब्लॉक है ये। अब इस ब्लॉक को क्या किए, मान लीजिए कोई, अब इसे क्या किया, इसे पुश किया है। मान लीजिए ब्लॉक को ये पुश किया, ठीक है। अब ये ब्लॉक को पुश किया, इस पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया और ये ब्लॉक किया मूव कर गया, ये कुछ डिस्टेंस चला गया। ये मान लीजिए ब्लॉक यहाँ पर आ गया। ये मतलब क्या हुआ, ये फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट मूव किया। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा था। इधर फोर्स लगा रहे थे, ये फोर्स लगा। ये ब्लॉक है, लकड़ी के टुकड़ा है, ये ब्लॉक ऑफ वुड। अब यहाँ पर क्या किया, ये फोर्स लगाया तो ये क्या किया, ब्लॉक मूव कर गया। कितना डिस्टेंस मूव किया? मान लीजिए यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया, एस डिस्टेंस मूव किया, एस डिस्प्लेसमेंट मूव किया। लेकिन किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, तभी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो वर्क क्या है? और वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क को बोलते हैं हम लोग वर्क किया, काम किया गया। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें हम फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, डिस्प्लेस कर गया। किधर? जिधर फोर्स लगाए, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर गया। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट क्या कि हम काम किए, यस आई हैव डन द वर्क। तो ये साइंस के लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। मेंटल और फिजिकल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि मेंटली भी वर्क होता है, पढ़ रहे हैं तो मेंटल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। खाना, तो ये सब क्या है, वर्क है। लेकिन किस सेंस में? बोलचाल में, जो डेली यूज में करते हैं हम लोग। तो वर्क क्या हुआ, वर्क इज सेड टू बी डन, मतलब वर्क हम लोग किए। और वर्क इज, एक काम किए, और वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन। हम लोग काम किए, कैसे काम किए? जब फोर्स लगाए, एक फोर्स लगा हुआ है, और फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या करेगा वो? उसको डिस्प्लेस कर देगा, मूव कराएगा। इट डिस्प्लेसेस, किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएंगे और वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्क। क्या कहलाता है वो? तो वो कहलाता है हमारा वर्क। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग बोलते हैं वर्क, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, इस दीवार को बोले भैया इस दीवार को तोड़ दो, ये तो ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। लेकिन यदि वो दीवार मूव नहीं किया, वो वॉल डजंट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
विच द बॉय कैन अप्लाई, जिस डायरेक्शन में वो लड़का फोर्स लगाया, यदि उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट यदि मूव नहीं होता है तो वो वर्क नहीं हुआ, ठीक है, उसे वर्क नहीं बोलेंगे। हाँ, हो सकता है उसका हाथ दर्द कर जाए, पैर दर्द कर जाए, नोज ब्लीडिंग हो जाए, फिर भी वो क्या हुआ, फिजिक्स के लैंग्वेज में, साइंस के लैंग्वेज में वर्क नहीं है। तो वर्क के लिए क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे, तो वर्क के लिए फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाए। मान लीजिए ये है, अब यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिए, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मूव कर गया। मान लीजिए मूव करके वो चला गया इतने डिस्टेंस पे, इस यहाँ पर था, यहाँ पे चला गया, तो कितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया पहले से, वो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, कितना डिस्टेंस मूव कर गया, कितना डिस्टेंस मूव कर गया, कब, जब फोर्स लगाए। तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर जाए, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं क्या, वर्क। फोर्स लगाए, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर गया, तो वो क्या कहलाया, वो कहलाया वर्क। तो वर्क को हम लोग कैसे लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो लिख सकते हैं यहाँ पर W इक्वल टू फोर्स को F लिखे, डिस्प्लेसमेंट को S लिखे। क्या लिखे, W इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू एस, W इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू एस। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे वर्क बोलते हैं। वर्क के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा टॉपिक आगे की ओर जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, ये क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। एक्चुअल जो वर्क का जो होता है फार्मूला वो आगे चलेगा। W इक्वल टू क्या आप लोगों ने पढ़ा, एफ एस कॉस थीटा होता है। कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, क्या होता है वो आगे चलेंगे। तो यदि आप लोगों को वर्क फाइंड करना है तो क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड, क्या करना है, वी वांट टू फाइंड द वर्क। हमें वर्क फाइंड करना है, उसके लिए क्या चाहिए, वी नीड फोर्स एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग जब बात करेंगे एसआई यूनिट, कैसे मेजर करते हैं, एसआई यूनिट, वर्क की एसआई यूनिट क्या होता है, वर्क की एसआई यूनिट। तो देखिए जरा, फोर्स है यहाँ पे, जैसा कि पता है फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो क्या लिख दिया यहाँ पे, फोर्स का हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, तो क्या कहलाया, न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, फोर्स हो गया न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मीटर, तो क्या बन गया ये, न्यूटन मीटर। और यही न्यूटन मीटर क्या कहलाता है, ये कहलाता है जूल, जिसे हम लोग जे से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, तो जे से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया एसआई यूनिट। किसका एसआई यूनिट, वर्क का, क्या हो गया, जूल, न्यूटन मीटर। और एक जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जो जिसने वर्क के बारे में हमें क्या किया, बताया, उन्हीं के नाम पर रखा गया, उनका नाम था जूल। तो जूल कर दिए हम लोग। न्यूटन थे, न्यूटन लॉ दिए थे, इसलिए उनका नाम पर न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सीजीएस यूनिट की। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट किसकी, सीजीएस यूनिट, वर्क। तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क होता क्या है, फोर्स का हो गया डाइन, और ये हो गया सेंटीमीटर। क्या हो गया, डाइन सेंटीमीटर। क्या बन गया, डाइन सेंटीमीटर, जो क्या कहलाता है, अर्ग।
क्या कहलाता है? ERG, अर्ग। तो ऐसा यूनिट वर्क का क्या हो गया? न्यूटन मीटर, जो जूल कहलाता है। और CGS यूनिट, चूँकि वर्क का CGS में डाइन होता है, डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर होता है, तो ये मिलके क्या बन गया? ये बन गया डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर क्या कहलाता है? अर्ग। तो CGS यूनिट अर्ग हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए तो इसे आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखिए ज़रूर। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से खिसक के यहाँ चला गया, मतलब डिस्प्लेस कर गया जिधर फोर्स लगा है। ये था हमारा वर्क। आज से आप जान लीजिए वर्क क्या होता है। ठीक है, अब चलिए इसे बहुत कुछ जानेंगे कि वर्क किस पे डिपेंड करता है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्क को कैसे मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। अब बोलेंगे वर्क किस पे डिपेंड करता है, तो यदि आपको फार्मूला पता है, उसके बारे में पता है, तो बोल सकते हैं आप वर्क किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। वर्क किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए और पेन पेपर से ज़रूर। अब देखिए ज़रा वर्क डन किस पे डिपेंड करता है। जैसा कि हमें पता है वर्क क्या होता है, तो वर्क होता है W = F/S। ये फार्मूला हम लोग अभी जान चुके हैं कि वर्क को कैसे फाइंड करते हैं। वर्क को फाइंड करना है, क्या चाहिए? फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। कैसे समझ में आएगा? ये मीटर में होगा और फोर्स किस में होगा? फोर्स न्यूटन में होगा। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना अमाउंट लगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, कितना वर्क लगा किसी भी बॉडी पे? अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? तो देखिए जरा किस पे डिपेंड करता है। यदि आपको फार्मूला पता है तो आप बता सकते हैं किस पे डिपेंड करता है। तो ये F पे और S पे, मतलब फोर्स पे और दूसरा किस पे? डिस्प्लेसमेंट पे। फोर्स पे और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे, ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये दो चीज़ पे क्या डिपेंड करता है? तो ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है वर्क डन। तो वर्क डन किस पे डिपेंड किया? तो वर्क डन डिपेंड किया फोर्स पे और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे डिपेंड किया? तो फोर्स पे डिपेंड किया, फोर्स पर और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? यहाँ देखिए फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। अब यहाँ पे वर्क जीरो कब होगा? मतलब वर्क जो है जीरो कब होगा? वर्क डन बिकम्स टू जीरो। कब जीरो होगा? जब उस पर फोर्स भी ना लगे। मतलब जब फोर्स जीरो हो जाए, फोर्स ही नहीं लगाए तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं होगा, ऑब्जेक्ट सरकेगा ही नहीं, खिसकेगा ही नहीं। या दूसरा, जब डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट क्या हो? डिस्प्लेस ही नहीं करे, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा? वर्क डन जीरो हो जाएगा। फोर्स ना लगे तो ऑब्जेक्ट नहीं खिसकेगा, मूव नहीं करेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। फोर्स लगाए, ऑब्जेक्ट मूव ना करे, डिस्प्लेसमेंट यदि उस कंडीशन में जीरो। एक में फोर्स जीरो, दूसरे में डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, वर्क डन मैक्सिमम कब होगा? वर्क डन मैक्सिमम कब होगा? मैक्स कब होगा? जब हम लोग क्या करेंगे? फोर्स को लगाएंगे। जब फोर्स लगे, फोर्स को लगाना पड़ेगा, फोर्स मैक्सिमम, मतलब फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम, मतलब एस। फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट दोनों लगा दिए, फोर्स भी लगे और डिस्प्लेसमेंट भी लगे दोनों पे, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वर्क डन मैक्सिमम होगा। फोर्स भी लगे और डिस्प्ले दोनों लगे, मतलब क्या होगा? वर्क होगा। ठीक है। तो वर्क डन कब होगा? जब फोर्स लगे
तो वर्क डन बिकम्स टू, ऐसे कर सकते हैं कि वर्क डन कब होगा, वर्क डन जब फोर्स लगे, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक्ट हो जाए, एक्ट्स ऑन अ बॉडी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वर्क डन होगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट पे। जीरो कब होगा, जब फोर्स ही ना लगे तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, मतलब वर्क जीरो। फोर्स लगे लेकिन ऑब्जेक्ट ना खिसके, फोर्स लगा दे दीवार तोड़ने में, ऑब्जेक्ट खिसके ही ना, तो इस कंडीशन में वर्क क्या हो जाएगा, वर्क शुड बी जीरो, मतलब वर्क विल बी जीरो। तो चलिए ये तो हो गया। अब इसी से इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ जानेंगे एक्चुअल फार्मूला ऑफ वर्क, जो बुक में नहीं मिलेगा आप लोगों का, सीबीएसई वाले को पढ़ना ही नहीं है। वो होता क्या है, वो होता है W = FS cos थीटा। अभी तक यहाँ पे बोले हम लोग वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा था, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट। अब जब वो हम लोग को फार्मूला आ जाएगा, पता चल जाएगा, तो उस कंडीशन में थ्री फैक्टर्स होता है। जैसे W = FS cos थीटा है, आप लोग कॉस के बारे में नहीं जानते होंगे, वो ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक है, क्लास 10 तो पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो वो जो एक्चुअल फार्मूला होता है फोर्स का, जो डिफाइन करता है फोर्स को, टाइप्स ऑफ फोर्स को, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। W क्या है, FS cos थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का एंगल है। इस फार्मूले से हम डिफाइन कर सकते हैं पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क, मतलब टाइप्स ऑफ वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए जरा टाइप्स ऑफ वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, वो फार्मूला क्या होता है, इसीलिए बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या है देखिए। तो एक्चुअल फार्मूला ऑफ वर्क, एक्चुअल फार्मूला ऑफ वर्क, तो ये जो वर्क है उसकी एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, तो W = FS cos थीटा। क्या होता है, FS cos थीटा। आप लोग बस अभी इतना जान लिए। एक में होता है, जैसे देखिए थोड़ा सा, यहां पर मान लीजिए कोई टॉय कार है। अब यहां पर कोई एक बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है, इस टॉय कार को क्या कर रहा, खींच रहा है वो, मतलब यहां पे खींच रहा है, खींचने का काम कर रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है। फोर्स तो लग रहा है इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, और इसके बीच का जो एंगल होता है मतलब थीटा, यही होता है फार्मूला। इसे आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन आप लोग बाद में पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में। ये एक्चुअल फार्मूला होता है। क्या होता है ये एक्चुअल फार्मूला ऑफ वर्क। इसी से हम लोग पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क को डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे ये भी बताएंगे। तो ये जान लीजिए, ये होता है हमारा फार्मूला क्या, W = FS, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया, एंगल बिटवीन, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डाल देंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाएंगे। तो ये W = क्या है, तो ये W = FS cos थीटा। तो ये FS cos थीटा कैसे आ गया, कंपोनेंट क्या होता है, ये मेरे दूसरे वीडियो में होगा वो, ठीक है, आप लोगों को नहीं पढ़ना है इसे, लेकिन फिर भी हम बोले चलिए देखिए, W = क्या हो गया, FS cos थीटा। क्या हो गया, FS cos थीटा। आप ये याद रख लेंगे। फिलहाल फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट इधर से रख रहा है। कभी भी आप टॉय कार को खींचेंगे तो बैठ के नहीं खींच सकते हैं, वहाँ पे रस्सी लगाए और खड़े होकर खींच रहे हैं, लेकिन वो यहाँ से खींच रहे हैं तो ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ये कार किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ये इधर जा रहा है ये, और ये दोनों के बीच का एंगल, मतलब क्या हो गया, ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इनटू एंगल बिटवीन फोर्स
एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो भी एंगल है उसे ही बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इसे बोल सकते हैं कोसाइन ऑफ द एंगल। कोसाइन ऑफ द एंगल क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं कोसाइन ऑफ द एंगल। तो यहां पर एक चीज आता है, अभी तक तो हम लोग क्या बोले थे कि वर्क किस पे डिपेंड करता है, तो वर्क डिपेंड करता है फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। लेकिन अब यहां पे इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क किस पे डिपेंड करता है, तो वर्क डिपेंड करता है फोर्स पे, दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे, और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इस पे डिपेंड करता है। तीन चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जानेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। क्या जानेंगे, टाइप्स ऑफ वर्क। कौन कौन सा टाइप होता है, टाइप्स ऑफ वर्क। क्या जानेंगे, टाइप्स ऑफ वर्क। तो टाइप्स ऑफ वर्क में क्या क्या होता है, तो जानते हैं हम लोग। पहला पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। इतने सारे टाइप के वर्क होते हैं, तो इसलिए बच्चों ये सब लिखते जाइए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, देखिए पॉजिटिव वर्क क्या होता है, निगेटिव वर्क होता है और जीरो वर्क भी होता है। कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं पॉजिटिव। हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग करेंगे पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है और जीरो वर्क क्या होता है, ये जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में और फिर पावर के बारे में। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्क में हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। देखिए वर्क के बारे में पिछला क्लास हम लोग जान चुके हैं कि वर्क होता क्या है। वर्क क्या होता था, W = F × S × cos थीटा। ये वर्क की एक्चुअल डिफिनीशन है, जो वर्क को डिफाइन करेगा, टाइप्स ऑफ वर्क को डिफाइन करेगा। ऐसे बच्चे क्लास में पढ़ना होता है W = F × S। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा, तो वो क्या होता है, वो होता है वर्क। तो ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़ना है टाइप्स ऑफ वर्क। तो टाइप्स ऑफ वर्क में क्या था, पॉजिटिव वर्क, नंबर 2 में क्या है, नेगेटिव वर्क, और नंबर 3 में क्या था, जीरो वर्क। ये हमें पढ़ना है। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है और जीरो वर्क क्या होता है। तो देखिए पॉजिटिव वर्क क्या होता है। सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस डायरेक्शन में आप, जिस डायरेक्शन में, मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट जो है इसी डायरेक्शन में क्या करे, डिस्प्लेस करे, मतलब खींचे। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम खींच रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, सरक रहा है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप खींच रहे हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे खींचे हैं, आप इस डायरेक्शन में खींचे, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव वर्क। कौन सा वर्क हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव वर्क। ये मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आप फोर्स लगा दिए 10 न्यूटन की, तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, जिस डायरेक्शन में आप खींचे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस मतलब कुछ दूर जाएगा, वो ऑब्जेक्ट खिंचाएगा वो। तो इस टाइप ऑफ वर्क को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में क्या हो, डिस्प्लेस करे, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव वर्क। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क। अब जैसे मान लीजिए कोई कूली है, वो क्या कर रहा है, कूली लोड लेके वर्क
कुछ कर रहा है। कैसे कर रहा है? मान लीजिए ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब वो वर्क क्या कर रहा है, कूली ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कुछ डिस्प्लेस कर रहा है। कितना डिस्प्लेस कर रहा है? ये हाइट तक जा रहा है। मान लीजिए लोड लेके, वो माथे पे लोड लेके वो क्या कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब वो, तो ये जो क्या कर रहा है, ये भी कुछ वर्क कर रहा है। व्हेन अ कूली इज क्या कर रहा है, मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी। कूली लोड लिया है और क्या कर रहा है, सीढ़ी पे ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ग्रेविटी जो है नीचे लगता है, ग्रेविटी किधर लगता है, नीचे, ठीक है। लेकिन कूली क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कूली कुछ वर्क कर रहा है। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, वो वर्क करेगा। लेकिन कैसा वर्क करेगा, तो 1 मिनट, वो जीरो वर्क करेगा। कूली लोड लेके क्या कर रहा है, इस लोड को क्या कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। ग्रेविटी किधर लगता है, नीचे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, हाइट पे, सर्टेन हाइट पे। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, ये जो कूली है, ये कूली कुछ वर्क करेगा। कूली डज सम वर्क। कब? जब वो ही इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी। ये लोड लिए हुए है और क्या हो रहा है, वो इस सीढ़ी पे मान लीजिए ऊपर जा रहा है लोड लेके, तो ये कुछ वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा, इस कूली का कुछ तो मास होगा, ग्रेविटी लगेगा नीचे की ओर और ये हाइट, मतलब कूली जो वर्क करेगा वो कितना वर्क करेगा, W = mg × h, मतलब W = क्या होता है, mg। इसका मास होगा, जितना भी kg का मास होगा, ग्रेविटी और ये हाइट। तो ये जो कूली करेगा कितना वर्क करेगा, mgh के इक्वल, mgh वर्क डन। इसे हम लोग आगे चल के बोलेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। यदि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेगा तो वो कितना वर्क करेगा, mgh के इक्वल। इसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। और ये जो mgh है हम लोग वो एनर्जी में पढ़ेंगे, जब टाइप्स ऑफ एनर्जी करेंगे तो उस समय पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे जब पॉजिटिव वर्क के बारे में बात हो रहा है तो इसलिए हम इसके बारे में एक्सप्लेन किए। यदि कूली लोड लेके ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है किसी भी सर्टेन हाइट पे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कूली कुछ वर्क करेगा। कूली डज सम वर्क। क्यों? इसलिए क्योंकि ही इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा, इस सीढ़ी पे ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इसका जितना मास होगा वो, और एक्सेप्शन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगता है 9.8, और ये हाइट, तीनों मिलकर क्या बन जाएगा, वर्क। मतलब ये पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन यदि वही कूली सर्कुलर ऑर्बिट में चलेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वहाँ पे जीरो वर्क होगा। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग कौन सा वर्क, निगेटिव वर्क। ये था हमारा पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क कैसे हो गया, जिस डायरेक्शन पे हम फोर्स लगाए उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट खिसक जाए। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में हो, तो वो कैसा वर्क होता है, वो पॉजिटिव वर्क होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाए, सेम डायरेक्शन में हो जाए, तो वो कैसा वर्क कहलाता है, तो वो हो जाता है पॉजिटिव वर्क। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये वर्क की एक्चुअल फार्मूला होता है। तो देखिए ज़रा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा = 0 डिग्री। एंगल तो बन ही नहीं रहा है एक दूसरे का पैरेलल। मान लीजिए अब यहाँ पर W = हम ले लें F × S × cos थीटा। F × S cos थीटा मतलब थीटा के जगह में 0 डिग्री, ठीक है। तो ये cos 0 की वैल्यू कितना होगा, तो इसकी वैल्यू होता है 1। तो F × S × 1 मतलब क्या हो गया, Fs, मतलब पॉजिटिव वर्क। नहीं समझ में आया तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए फोर्स को ले लिए 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट को ले लिए 5 मीटर, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करिए, 10 × 5 कितना आ गया, 50 न्यूटन मीटर, मतलब कितना जूल, 50 जूल का वर्क करेगा वो। मतलब कैसा हो गया, ये हो गया पॉजिटिव वर्क।
तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एंगल बन रहा है 0 डिग्री का, क्योंकि एंगल क्या होता है जब दो रे मीट करता है किसी भी सर्टेन पॉइंट पे, यहाँ पे एंगल बनता है, यहाँ पर तो एंगल नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया 0, मतलब एंगल क्या बन गया 0 एंगल। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। ये पढ़ेंगे आप लोग, क्लास 10th में पढ़ना होता है, इसलिए हम इसको पूरा डिराइव नहीं किए, बस इतना याद रख लीजिए W इक्वल टू क्या होता है FS cos थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्स, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये बीच का एंगल। तो पिछले क्लास में बताया तो वर्क डिपेंड करता है फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और कोसाइन ऑफ द एंगल, किसके बीच का एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये आप लोग इससे भी जान जाइए। तो इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या पॉजिटिव वर्क, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट खिसक जाए। चेयर को खींचना है तो जिधर आप चेयर को खींचे चेयर उधर ही मूव कर जाए, मतलब पॉजिटिव वर्क। यदि चेयर उल्टे डायरेक्शन में मूव कर जाए, हम इधर खींचे पीछे की ओर चली जाए, तो वो होता है हमारा निगेटिव वर्क। तो अभी हम लोग देखेंगे निगेटिव वर्क होता क्या है। तो चलिए निगेटिव वर्क देखते हैं हम लोग होता क्या है। ठीक है, तो चलिए निगेटिव वर्क के बारे में हम लोग जानते हैं कि निगेटिव वर्क होता क्या है। चलिए निगेटिव वर्क होता क्या है। अब निगेटिव वर्क, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच वी अप्लाई। फोर्स लगाए हैं इस डायरेक्शन में, ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में कैसा वर्क होगा, निगेटिव वर्क। फोर्स तो लगाए इधर बट डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच वी अप्लाई। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए उसके उल्टे डायरेक्शन में यदि ऑब्जेक्ट मूव करे तो वो क्या होता है, निगेटिव वर्क का एग्जाम्पल हो गया। चलिए इसको समझते हैं, ये होता कैसे है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट को इधर फेंक रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट तो ऊपर की ओर मूव कर गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, एक ग्रेविटी लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया, ये निगेटिव वर्क का एग्जाम्पल हो गया। ऑब्जेक्ट को फेंक दिए अपवर्ड, लेकिन ग्रेविटी खींच रहा है उसको बैकवर्ड, मतलब डाउनवर्ड। तो इस कंडीशन में ये जो एग्जाम्पल हुआ वो हो गया निगेटिव वर्क का। कैसे, ये दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180। यदि कोई पूछे कैसे, तो उसको हम लोग दिखा सकते हैं। ये जो है एक इस साइड और एक साइड, कितने डिग्री का एंगल बना, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, मतलब थीटा हो गया 180 डिग्री। तो W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये हो गया F इंटू एस, यहाँ पे हो गया कॉस 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, -1। क्या होता है, -1। तो कैसा हो गया, ये हो गया निगेटिव वर्क। कैसा हो गया, तो ये निगेटिव वर्क हो गया हमारा, ये हो गया निगेटिव वर्क। जब हम ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चला जाए, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा निगेटिव वर्क का एग्जाम्पल। कैसे होता है ये देख लिए हम लोग। अब वैल्यू पुट कीजिए, फोर्स को कुछ भी रख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी रख दीजिए, क्या हो जाएगा, निगेटिव में आंसर आएगा। मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा निगेटिव वर्क। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जो पीछे की ओर खींच रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, ऑलवेज अपोज करता है। क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, अपोजेज द मोशन। यदि आप चलेंगे आगे तो उसको पीछे की ओर क्या करेगा, खींचेगा। वो कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, ये भी एग्जाम्पल हो गया निगेटिव वर्क का। ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर, लेकिन क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, FF, फ्रिक्शनल फोर्स। ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में।
फ्रिक्शन खींच रहा है बैकवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया निगेटिव वर्क का। कैसा एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया निगेटिव वर्क। यही है हमारा निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क क्या है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं उसके अपोजिट में क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो? ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर जाए पीछे की ओर। यदि हम इधर फोर्स लगाएं तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए? अपोजिट डायरेक्शन उधर चले जाए। तो वो कैसा एग्जाम्पल हो गया? निगेटिव वर्क का। कैसे समझे? ऐसे समझ सकते हैं W=Fs cos थीटा। अपोजिट डायरेक्शन, इधर फोर्स लगाए उधर चला गया, इधर फोर्स लगाए अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 180 की वैल्यू आता है -1। ये हमारा होता है निगेटिव वर्क, इसे बोलते हैं निगेटिव वर्क। तो पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। अब कौन सा वर्क बचा? जीरो वर्क। तो देखिए जीरो वर्क क्या होता है, ठीक है। ये था हमारा देखिए अब हम लोग क्या जानेंगे जीरो वर्क, कि जीरो वर्क क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए यदि जो डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या बोले डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाए? नॉर्मल हो जाए, इज नॉर्मल किसके? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इधर फोर्स लग रहा है और इसके परपेंडिकुलर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इधर खींच रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज, ये जो यहाँ पे जो लगेगा फोर्स वो क्या लगेगा? ये जो डिस्प्लेसमेंट है इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब यहाँ पे कोई फोर्स लगा ऐसे, ये, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर जाए 90 डिग्री पे, मतलब यहाँ पे थीटा कितने डिग्री बन जाए? 90 डिग्री के। तो ये कैसा वर्क होता है? जीरो वर्क। कैसे समझ में आया जीरो? W=F × cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसा होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो F × S × cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है? तो cos 90 का वैल्यू होता है जीरो, मतलब जीरो वर्क। डिस्प्लेसमेंट जो है इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर लगे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बने। तो यहाँ 90 डिग्री जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो वर्क। और भी समझिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, कोई कूली है लोड लेके किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। तो चूंकि पता है हमें सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इज जीरो। किस में? इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वो आदमी जो है, वो कूली जो है, कोई वर्क नहीं करेगा। इन द सेंस ऑफ फिजिक्स या साइंस, बोले साइंस के लैंग्वेज में। ऐसे नॉर्मली डे टू डे लाइफ में तो वो वर्क करेगा, लोड लेके जाएगा वो नॉर्मली जो है, बोलचाल की भाषा में या फिर डेली लैंग्वेज में बात करें, नाउ कूली डज वर्क, ठीक है। इवन ही इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, वो सर्कुलर ऑर्बिट में लोड लेके जाएगा, फिर भी वर्क हो गया। लेकिन किस सेंस में? जो डेली हम लोग बात करते हैं। लेकिन फिजिक्स के सेंस में यदि कूली जो है लोड लेके सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो उस समय वो कोई वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है S, यहाँ पे S क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके थे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी भी सर्कुलर सेम पॉइंट पे जहाँ पे से मूव करे वहाँ पे आके स्टॉप हो जाए, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया मतलब वर्क भी जीरो हो गया। कैसे जीरो हो गया? जैसा कि पता है W क्या होता है? Fs cos थीटा। ये ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए ये जानना होगा, अदरवाइज सिर्फ हम भाषण कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सर्कुलर ऑर्बिट में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है इसलिए वर्क नहीं होगा, ऐसे बोल दिए। लेकिन उसी को हम यदि ऐसे लिखें, मान लीजिए कुछ भी फोर्स ले ले, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये जीरो हो जाए, बाकी कितने डिग्री का भी एंगल रहे उससे क्या मतलब, और एक कंडीशन है वो भी बताएंगे। तो F डिस्प्लेसमेंट जीरो, फोर्स कुछ भी लगे, मतलब क्या हो जाए?
मतलब वर्क कितना हो जाएगा, 0 वर्क हो जाएगा। वर्क कैसा हो गया, तो 0 वर्क हो गया। ये कैसा वर्क हो गया, तो ये हो गया हमारा 0 वर्क। क्यों हो गया 0 वर्क, क्योंकि कूली जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में लोड लेके मूव कर रहा था। उस कंडीशन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो होल वर्क 0 हो जाएगा। चाहे वैल्यू कुछ भी रखें आप, चाहे यहाँ पे एंगल कुछ भी रहे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए कैसा वर्क हो गया, 0 वर्क। दूसरा एग्जाम्पल, मान लिया सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। इसके बारे में सर्कुलर ऑर्बिट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा चुके हैं, बता चुके। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट, अब देखिए ध्यान से, ये किधर कितना डिस्प्लेस मूव कर रहा है, कितना डिस्प्लेस, मान ली इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये परपेंडिकुलरली है, तो देखिए यहाँ पे हम चाहें तो बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, मतलब 90 डिग्री, तो बोल सकते थे W = F × S × cos थीटा। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 0, मतलब पूरा कैसा बन गया, 0 वर्क हो गया। देखिए बच्चों, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 0 वर्क। क्यों हो गया, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और उसके परपेंडिकुलर देखिए जरा यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखे, F × S × cos 90, ये हो गया cos 90। चलिए बच्चों देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। यदि ग्रेविटी के अगेंस्ट में यदि कोई वर्क होता है तो वो कितने के इक्वल होता है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जैसा कि अभी पढ़ा दिए, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। मान लीजिए मान लीजिए ये कूली, अभी जस्ट बता चुके ये कूली है, ये लोड लेके क्या कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे सर्टेन हाइट तक जाना है, मान लीजिए h हाइट तक जा रहा है ये कूली, इसका कुछ मास होगा, ग्रेविटी नीचे की ओर लगता है। तो ये जैसा कि पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जैसा कि पता है F इक्वल टू क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये कितना गया, h हाइट गया, मतलब क्या हो गया, mgh। ये जो जब भी हम लोग बात करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई मोटर पंप है, किसी पानी को लिफ्ट कर रहा है और 15 मीटर के हाइट तक लेके जा रहा है, तो वो बोलेंगे कि वो जो मोटर है, मोटर पंप कितना वर्क किया। तो उस कंडीशन में आप ये फार्मूला लगाएंगे, हाइट में ग्रेविटी के अगेंस्ट जैसे ही चला गया, मतलब आप ये फार्मूला यूज करेंगे, W = mgh। इसे ही हम लोग बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में कितना काम किया, कितना वर्क किया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें तो ये तो पढ़ा चुके थे, वर्क ऐसा यूनिट जूल होता है। कभी क्वेश्चन में आ जाएगा व्हाट इज 1 जूल, तो क्या बोलेंगे 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगे और वो 1 मीटर डिस्प्लेस करे किस डायरेक्शन में, जिधर फोर्स लगाएंगे तो वो उसे क्या बोलते हैं, 1 जूल। तो ये सब क्या होता है, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। क्या पूछ देगा, व्हाट इज, ये बोलेगा डिफाइन करें 1 जूल को, व्हाट इज 1 जूल, या बोलेगा व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क। तो आप क्या बोलेंगे, ये फार्मूला पता रहेगा तो आप 1 जूल को डिफाइन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज 1 जूल, बोलिएगा व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट डिस्प्लेसेस 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। 1 न्यूटन का फोर्स लगाए किसी भी ऑब्जेक्ट पे और वो 1 मीटर डिस्प्लेस करे जिधर फोर्स लगाए उस डायरेक्शन में, तो वो होता है 1 जूल। अब कभी पूछ देगा SI और CGS में रिलेशन बनाइए, रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट। SI और CGS यूनिट में रिलेशन बनाने के लिए बोला जाएगा, तो कैसे बनाएंगे, जैसा कि पता है 1 न्यूटन में कितना होता है, 10⁵ डाइन। तो यहाँ पे 1 न्यूटन है तो 10⁵ डाइन ले लिए, इंटू 1 मीटर है
इसे ले लिए 100 सेंटीमीटर। जैसा कि पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2, 10 की पावर 5, 10 की पावर 2, और ये हो गया 9 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 10 की पावर 7, 9 सेंटीमीटर मिलके बन गया अर्घ। मतलब 1 जूल में कितना अर्घ होता है, तो 1 जूल में होता है 10 की पावर 7 अर्घ। यही रिलेशन हो गया, ये SI था और ये CGS। तो 1 जूल में कितना अर्घ हो गया, तो 1 जूल में हो गया 10 की पावर 7 अर्घ। यही रिलेशन है SI यूनिट और CGS यूनिट में वर्क की। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा होगा एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली एनर्जी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क। और टाइप्स ऑफ एनर्जी में नॉर्मली हम लोग बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में, मैकेनिकल एनर्जी जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जानते हैं, साउंड एनर्जी जानते हैं, जियोथर्मल एनर्जी जानते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी जानते हैं, सोलर एनर्जी। लेकिन पढ़ना बेसिकली हम लोग को अभी क्या है, 2 टाइप के बारे में। कौन सा, पोटेंशियल और काइनेटिक। और वो भी पोटेंशियल और काइनेटिक किसके अंदर में आता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है वो जानेंगे हम लोग। सो सबसे पहले हम लोग अब जानते हैं एनर्जी के बारे में। तो चलिए एनर्जी होता क्या है उसे जानते हैं। हेलो बच्चों, देखिए हम लोग वर्क के बारे में पढ़ चुके। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा एनर्जी। क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, वो हमारा होगा एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और वो भी क्या, एनर्जी के बारे में। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, एनर्जी होता क्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बोले या फिर इसका दूसरा डिफिनीशन होता है एबिलिटी टू डू वर्क। तो ये हमारा होता है एनर्जी, कितना कैपेसिटी आपको वर्क करने की, या आप में कितना क्षमता है, कितना एबिलिटी है जो आप उस वर्क को कर सकते हैं, वो हमारा होता है एनर्जी। और एनर्जी में बेसिकली एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स का होता है, अलग अलग काइंड्स में होता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो, बहुत सारा टाइप का एनर्जी होता है। बट बेसिकली हमें पढ़ना हो तो वो बच्चे क्लास में हम लोग पढ़ चुके। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 9th में वो पढ़ेंगे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो है, इस एनर्जी का 2 टाइप होता है, पोटेंशियल और काइनेटिक। और पोटेंशियल और काइनेटिक किसमें आता है, वो आता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी पे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों मिल के बनता है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। जो क्या हो, रेस्ट में भी हो, मोशन, दैट मीन्स पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे आपसे वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगले वीडियो मिलते हैं बच्चों, चलिए बाय बाय।